नमस्कार दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर हो चुका है और कई संस्थानों ने आंसर की भी जारी कर दी है। तो कुछ बच्चों को कुछ आंसरों में समस्या आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर क्या क्या होगा। केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि उनका आंसर क्या क्या हो सकता है, और ताकि आपको समस्या ना आए। अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की मतलब कि प्रोविजनल आंसर की एमपीपीएससी के द्वारा जारी नहीं की गई है, तो तब तक हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, जिनमें कन्फ्यूजन है और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। क्या 53 अनुच्छेद में हमें अगर संशोधन करना है उसके लिए होगी, 239 का में हमें संशोधन करना है उसके लिए होगी, 243 का में अगर परिवर्तन करना है उसके लिए होगी, 279 का में अगर हमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए होगी। सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 368 में तीन तरह के संशोधन हम बात की गई है कि एक हम सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कर लें, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी और आधे राज्यों के द्वारा रेक्टिफिकेशन हो जाए, मतलब कि अनुसमर्थन हो जाए। तो जो आधे राज्यों के द्वारा जो अगर रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें संघीय ढांचे में कोई संशोधन करना पड़ता है। जहां बात केंद्र और राज्य के संबंधों की आती है तो वहां हम आधे राज्यों के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्टिकल 53 की बात करें तो यहाँ पे केवल प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करती है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कर सकता है सबऑर्डिनेट के द्वारा। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर एग्जीक्यूटिव पावर है तो इसमें राज्यों का कुछ रोल रह नहीं जाता। तो इसमें आधे राज्यों की ये बात संघीय नहीं है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात नहीं है। इसलिए आर्टिकल 53 में आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 239 का आप चर्चा में था, दिल्ली से संबंधित उसको राज्य का दर्जा दिया जाए, 239 का में है। 69 वे संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो इसमें भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो 279 का है ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। किससे? आपको पता होगा जब जीएसटी लागू किया गया था तो जीएसटी कानूनों को आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन किया गया था। जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट का क्या होता है? स्टेक होता है, मतलब कि दोनों आपस में मिल बैठकर काम करते हैं। अगर इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है मतलब कि राज्यों के हित आपस में प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए अगर 279 का में हमें संशोधन करना है तो आधे राज्यों की आवश्यकता पड़ेगी। बात आ गई समझ में? तो 279 का में क्या है? जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इस बात को आपने समझा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि निम्नलिखित पर्वतों की चोटियां ऊंचाई के आधार पर समझाइए। तो गुरु शिखर की आप देखेंगे 1722 है, महेंद्रगिरी की आप देखेंगे 1501 मीटर है, अन्नाई मुड़ी की आप 2695 मीटर है, पचमढ़ी की आप 1352 मीटर है। अब इस प्रश्न में एक दिक्कत ये है, हिंदी में अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम में पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें असेंडिंग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर हिंदी के अनुसार बात करेंगे तो आपका आंसर ये है, अन्यथा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में जो हिंदी अनुवाद होता है उसको सही माना जाता है, इंग्लिश को नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। बात आगे समझ में, ठीक। अब इस बात को समझें तो आपका ये हो गया। दूसरा ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न में दिक्कत क्या आ रही है कि ये तो सबको पता है 10 रुपये का मतलब कि प्रोत्साहन दिया जाएगा किसानों को जो मोटा अनाज का उत्पादन करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया कि मोटा अनाज हमारा दक्षिणी पूर्वी हिस्से में होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए पूर्वी हिस्से में इसलिए
सब पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से उन्होंने इसको गलत कर दिया, जबकि ये सही है। तीसरा, इसके बारे में कहीं देखने को नहीं मिला, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी नहीं है वहाँ पे मिला। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि इसको 2023-24 से 25-26 तक अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। ये नई दुनिया का न्यूज़पेपर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रोबेबल आंसर क्या है, डी आंसर आपको देखने में मिलता है। ठीक है, दूसरा जो बच्चों में विवाद की स्थिति इस प्रश्न में बनी है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब सोयाबीन का उत्पादन जैसे ही आया तो उसने कहा हाँ उज्जैन में सबसे ज़्यादा होता है, प्रारंभ हमने किसी बुक में देखा नहीं, उज्जैन में सबसे ज़्यादा होता है तो उज्जैन जाके लगाया है। लेकिन उसने पूछा कि सबसे पहले उत्पादन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ, कहाँ हुआ, देवास में हुआ। ठीक है, उज्जैन में हाईएस्ट प्रोडक्शन है, जबकि प्रारंभ कहाँ में हुआ, देवास में हुआ। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, सोयाबीन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्टार्टेड इन देवास डिस्ट्रिक्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। इमिटेशन गेम, बच्चों ने सोचा कि यूपीएससी साइंस टेक का प्रश्न पूछ रहा है, तो अधिकांशतः सारे ऑप्शन एमपीपीएससी में सही रहते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी लगाया है। तो इमिटेशन गेम को अब देखो स्टेटमेंट क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको एलन ट्यूरिंग ने 1950 में मतलब कि ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना गया। इसका केवल एक मकसद था, गोल ये था कि हम मशीनों को इस तरीके से बनाएं कि मशीनें भी थिंक कर सकें, मतलब कि सोच सकें। मतलब कि एआई का अगर आविष्कार की बात की जाए तो यहीं से शुरुआत हमको देखने को मिलती है, ट्यूरिंग टेस्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये प्रश्न अधिकांश बच्चों का गलत है। ठीक है, तो गलती होने पे घबराना नहीं है। एक प्रश्न आप देखेंगे, विंध्यन स्कार्प लैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, कई अमरकंटक, मैकाल, लेकिन इसका आंसर भांडेर है। अब देखो विंध्यन स्कार्प की जो हाइट है 350 से 550 मीटर है। अब आप देखेंगे ये जो छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, इसका जो दक्षिणी और जो पूर्वी हिस्सा है उसको बोलते हैं विंध्यन, मतलब कि विंध्यन स्कार्प लैंड यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं भांडेर का पठार। ठीक है, अब देखो ये आपको चंबल सिंध बेसिन में आपको देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर बूंदी कोटा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और जो विंध्यन स्कार्प है वो आपको टोपोग्राफी कहाँ देखने को मिलेगा, चंबल और सिंध और बेसिन में देखने को मिलेगा, साउथ ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पे आप देखेंगे ये वाला भांडेर का पठार है। भांडेर प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ विंध्यन स्कार्प लैंड। ठीक है, जो कि नॉर्थ दक्कन टू साउथ ईस्टर्न प्लेटू को क्या करता है, अलग करता है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं भांडेर प्लेटू है, और यही वाला जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पे यहाँ पे आपको विंध्यन स्कार्प लैंड देखने को मिलेगा। इधर आप जाएंगे तो कैमूर की पहाड़ी देखने को मिलेगी, इधर आएंगे तो मैकाल देखने को मिलेगा, इधर और कौन सा पूछा गया है, अमरकंटक आप इधर जाएंगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा, इधर थोड़ा सा, और बस्तर आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर भांडेर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, तो पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 4 हैं, कई सारे लोगों ने ये लगाया है, तो इसका आंसर ए होगा इसका। अच्छा, ये प्रश्न है स्पैमिंग या फिशिंग। इन्होंने कहा कि हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। अब आप मोबाइल चलाते होंगे तो ईमेल में आपको स्पैम आते हैं। अब स्पैम में अधिकांश स्पैम ऐसे होते हैं, किसी का प्रमोशन होता है, फिर फ्लिपकार्ट का प्रमोशन होगा, अमेजन का प्रमोशन होगा, उसमें आपको डेटा हैक करने की ज़्यादा बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं आपसे ये कहा जाएगा कि इंस्टॉल कर लो। लेकिन जो फिशिंग है वो आपसे ये बोलते हैं कि आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपकी इंस्टॉल मालवेयर आपसे कहेंगे कि आप इसको इंस्टॉल कर लो, ईमेल के माध्यम से भेजेंगे, टेक्स्ट के माध्यम से भेजेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है, और इनका मकसद ये होता है कि आपकी जो सेंसिटिव, देखो ये लिखा है ना
प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो इसका अगर ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हम जाएँ तो फिशिंग होगा। लेकिन अगर आप सही से एमपीपीएससी की जब आंसर की आ जाएगी तो आप स्पैम के माध्यम से भी तो कोई आपकी जानकारी ले सकता है, नहीं ले सकता? ले सकता है स्पैम के माध्यम, वो भी तो मेल के माध्यम से आते हैं आपके पास, अदर डिजिटल डिलीवरी सिस्टम मैसेज आते हैं कई सारे। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप जब एमपीपीएससी की आंसर की आ जाए तो आप इसका क्या लगाएंगे, रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, उसको करेंगे। इसका ए हो सकता है, जिन बच्चों ने ए लगाया है तो अब ए का लगाएंगे, जिन बच्चों ने सी लगाया है तो अपना सी का लगाएंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस बात को, तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, ए या सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो सितंबर 2023 में जो एक्सटर्नल जो डेप्ट था वो 18.8% था। दिसंबर 2023 में 18.7 आ गया, तो 18.8 था ना, तो इसके नज़दीक वाला आंसर, इसका आंसर ए होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्षत्रिय वर्णों में उपनयन संस्कार किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो ये गायत्री मंत्र है, तो इसमें गायत्री मंत्र के माध्यम से उपनयन का संस्कार होता है। ठीक, एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। इनमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देश तत्वों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? अब इस बात को समझें। व्यापकता का मतलब है कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो डीपीएसपी से क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात का है तो चंपकन दोराई माने कि दोराई राजन जो केस है 1951 में आया। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई गई थी कि जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट है वो असंवैधानिक है, इसको कैंसिल करने की बात करें। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में चंपकम दोराई राजन केस आया। उन्होंने कहा कि आप जो डीपीएसपी हैं वो फंडामेंटल राइट के क्या है, सब्सिडरी हैं। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इनको इनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से क्या है, बड़े हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और केशवानंद भारती बाद में आपका जो आया था वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट आया था। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट, आप कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं उनको आप लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं। जैसे 14 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया। गोलकनाथ बाद में ये कहा था कि आप फंडामेंटल राइट को संशोधन नहीं कर सकते हैं, भले ही आप डीपीएसपी को इनेक्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का राइट नहीं है। इस बात को समझें। जो आर्टिकल 368 है इसमें आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये गोलकनाथ बाद में कहा था। ठीक है, तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन में फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से बड़ा बताया गया था। ठीक है, इस बात को आप सोचो, इसका आंसर बी होगा। बात आ गई समझ में? तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनमें बच्चों को डाउट था। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर उसको कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।